$10,000 यानी करीब 8 लाख रुपए। ये रकम आप कमा सकते हो बस एक फ़ोटो को ढूंढकर। अगर आपको याद हो तो काफ़ी टाइम पहले मैंने एक फेमस क्रीपी पास्ता जेफ द किलर की स्टोरी आपको सुनाई थी। दरअसल इस फ़ोटो को जेफ द किलर से जोड़ा जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक एडिटेड फ़ोटो है। लेकिन ओरिजिनली ये फ़ोटो कैसी दिखती थी इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। सालों से कई सारे लोग इसके ओरिजिन को ढूंढने में लगे हैं, लेकिन अब तक जितनी भी फ़ोटोज़ मिली है उनमें से ज़्यादातर को डिबंक किया जा चुका है और पक्के तौर पर नहीं बताया जा सकता कि ये आखिर कहाँ से आई थी। लेकिन मुतहर, जिन्हें आप सम ऑर्डिनरी गेमर के नाम से जानते हो, उन्होंने इस फ़ोटो के ओरिजिन को ढूंढ निकालने के लिए $10,000 का इनाम रखा है। जो भी शख्स ओरिजिनल फ़ोटो को ढूंढ निकालेगा उसे $10,000 सम ऑर्डिनरी गेमर की तरफ से दिए जाएंगे और अब तक ये प्राइस किसी ने भी नहीं लिया है। इस फ़ोटो को ढूंढने के लिए एक सबरेडिट भी बनाई गई है जिसमें आप देख सकते हो कि कौन सी फ़ोटोज़ को डिबंक किया जा चुका है, ताकि आप उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो। अगर आप इस प्राइज़ मनी को जीतना चाहते हो तो आप भी इसे एक बार ट्राई कर सकते हो। कनाडा के दुर्गम इलाकों से लेकर स्वीडन तक खौफनाक दानव घूम रहे हैं, जिनकी कहानियाँ मैं आज लेकर आया हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम इन कहानियों की ओर बढ़े, यूनिक और क्रीपी कहानियों के लिए राजवाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे अर्बन एक्सप्लोरिंग का बहुत शौक है। जिन्हें नहीं पता कि अर्बन एक्सप्लोरिंग क्या होती है, उन्हें बता दूं कि इसमें आप वीरान पड़ी जगहों पर जाते हो और उनकी छानबीन करते हो। ऐसी जगहों पर जाकर मुझे कई बार कई सारी नायाब चीज़ें मिली है। जैसे पिछले ही दिनों मुझे टीन का एक डब्बा मिला जो कि अब भी सील बंद था। हालांकि इसके अंदर का खाना अब एक्सपायर हो चुका था, लेकिन ऐसे टिन्स अब नहीं बनते, तो इसलिए ये एक नायाब चीज़ है। इसे नायाब मानना या ना मानना वो आप पर है, लेकिन मेरे लिए तो ये काफ़ी कीमती ही है। स्कूल के दिनों से ही ना मैं पढ़ाई में इतना अच्छा था कि मुझे कोई सर्टिफिकेट्स मिल पाते, और ना ही खेलकूद में मुझे कभी कोई ट्रॉफीज़ भी मिली है। इसलिए मेरे कमरे की खाली शेल्फ को सजाने के लिए ऐसी ही चीज़ें काम आती है। अर्बन एक्सप्लोरिंग हर किसी के लिए नहीं है, और कई सारे मेरे कॉलेज के साथी भी इसे या तो बोरिंग मानते हैं या फिर रात में वो ऐसी जगहों पर जाने के लिए डरते हैं। रात में ऐसी जगहों पर जाने की वजह ये है कि अगर पुलिस आ जाए तो मैं नज़रें बचाकर वहाँ से निकल सकूँ। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में मुझ पर कोई मुकदमा चले। एक दिन की बात है कि मैं अपने कॉलेज कैफेटेरिया में था। मैंने देखा कि एक लड़की अकेली बैठी थी, तो मैं जाकर उसके पास बैठ गया। मैं उसे यहाँ डॉली नाम से याद करूँगा। उसने बताया कि वो कॉलेज में नई है और काफ़ी छोटे गांव से आई है, लेकिन उसके काफ़ी बड़े थे सपने। बातों ही बातों में उसने मुझसे पूछा कि मेरी हॉबीज़ क्या है। जब मैंने उसे अर्बन एक्सप्लोरिंग के बारे में बताया तो मैंने सोचा था कि शायद उसे ये पसंद नहीं आएगा और शायद वो दोबारा मुझसे बात भी ना करे। लेकिन मेरी उम्मीदों के ख़िलाफ़ अचानक ही वो एक्साइटेड होकर बोली कि ये काफ़ी कूल है। उसने मुझे बताया कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी दिलचस्पी रखती है। मैं यहाँ आपको बता दूँ कि मैं अर्बन एक्सप्लोरिंग तो किया करता था, लेकिन मुझे पैरानॉर्मल चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। लेकिन मैंने सीधे तौर पर उसे ये बात नहीं बताई और मैं बस उसे सुनता गया। उसने पूछा कि क्या मैंने गोटमैन ब्रिज के बारे में कभी सुना है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पर बिताई थी, तो ऑफ कोर्स मैंने गोटमैन ब्रिज के बारे में सुना था। इस ब्रिज की कहानी ये है कि कहते हैं कि काफ़ी टाइम पहले, करीब 1940 के आसपास, यहाँ पर एक किसान हुआ करता था जो भेड़ें और बकरियाँ पाला करता था और उनका दूध और उनसे बनी चीज़ें वो बेचा करता था। धीरे धीरे वो काफ़ी मशहूर हो गया और उसने इन डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचकर काफ़ी सारा पैसा भी बनाया। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग उससे जलने लगे।
उस समय उसके फार्म पर जाने के लिए रास्ता सही नहीं था, इसलिए उसने वहाँ पर एक ब्रिज खुद के पैसों से बनवाया और उस पर गोटमैन दिस वे का साइन लगाया, क्योंकि वो इस कस्बे में गोटमैन नाम से मशहूर था। इस ब्रिज और साइन को देखने के बाद कुछ लोग और ज़्यादा आग बबूला हो गए और फिर एक रात वो उस किसान के घर पर गए और उसे पकड़कर वो उस ब्रिज के पास ले आए और फिर उन्होंने उसके गले में फंदा डाला और उसे उस ब्रिज से लटका दिया। कुछ देर इसी तरह लटकाने के बाद जब उन्हें लगा कि वो मर गया है तो उन्होंने नीचे जाकर देखा ताकि वो उसकी बॉडी को वहाँ से निकाल सके, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुँचे किसान वहाँ से गायब था। इसे देखकर उन्हें लगा कि वो उन्हें चकमा देकर भाग गया है, इसलिए वो उसके फार्म पर दोबारा गए और उसके फार्म पर आग लगा दी और उसका परिवार और सारी भेड़ बकरे उस आग में जलकर मारी गई। इस घटना के बाद ना ही कभी उस किसान की बॉडी मिली और ना ही वो कभी किसी को दिखाई दिया। तो डॉली ने मुझे बताया कि वो उस ब्रिज पर जाकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है और फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे ज्वाइन करना चाहूँगा। इस पर न मैंने हामी भरी और ना ही उसे मना किया। मैंने उससे पूछा कि वो कब ये इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। उसने मुझे बताया कि उसका प्लान कल रात जाने का है। इसके बाद हमारे बीच नॉर्मल बातें हुई और फिर हमने एक दूसरे का नंबर भी लिया। अगली रात उसने मुझे मैसेज किया और मुझसे पूछा कि क्या मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने सोचा कि जाने में क्या ही हर्ज है, वैसे भी मुझे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वगैरह में ज़्यादा विश्वास नहीं था। उसने कहा कि वो 15 मिनट में आ रही है, तो मैंने अपना ओवरकोट डाला और सेंट लगाकर तैयार हो गया। 15 मिनट बाद वो गाड़ी लेकर मेरे घर के नीचे खड़ी थी और फिर हम सीधे गोटमैन ब्रिज की तरफ रवाना हो गए। इस ब्रिज का ज़्यादातर हिस्सा ढह गया था, जिसकी वजह से हमें पहले ही गाड़ी को रोकना पड़ गया। यहाँ चारों ओर बिल्कुल अंधेरा था। ऑफ कोर्स ये रात का टाइम था, लेकिन फिर भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई स्ट्रीट लाइट्स थी और ना ही यहाँ आसपास कोई घर ही थे। खुशकिस्मती से मैं इसके लिए तैयार था और मैंने अपने पास एक फ्लैशलाइट रख ली थी। हम दोनों गाड़ी से उतरे और उस टूटे हुए ब्रिज पर पैदल चलने लगे। ब्रिज के बीचों बीच पहुंचकर डॉली रुक गई और उसने अपने बैग में से कुछ सामान निकालना शुरू किया। मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने कहा, ओह ये कुछ नहीं, बस साउंड रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, ईवीपी कैमरा, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा, अरे वाह, तुम तो खुद का टीवी शो शुरू कर सकती हो। इस पर वो चिढ़ गई और बोली, टीवी शो वाले कमबख्त नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, वो बस लोगों को गुमराह करते हैं ताकि वो टीआरपी कमा सके। अचानक मैंने महसूस किया कि सर्दी काफ़ी बढ़ गई थी और अब मैं यहाँ आने के अपने फैसले पर दोबारा सोचने लगा था। मुझे परेशान देखकर डॉली बोली, अरे क्या तुम डर रहे हो? डरो मत, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोई धुंधली सी तस्वीर ही मिल सकती है या फिर ईवीपी इक्विपमेंट में कोई रीडिंग्स, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला। उसने अपने इक्विपमेंट सेट किए और फिर वो बोली कि हमें गोटमैन को समन करना पड़ेगा। समन करना पड़ेगा? मुझे तो लगा कि वो घूमता हुआ यहीं पर मिल जाएगा। तुम उसे कैसे समन करने वाली हो? उसने मुझे बताया कि ठीक बीच रात इस ब्रिज पर लगे लोहे पर अगर हम पत्थर से 3 बार मारे तो उसके आने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वो इसी समय पर मरा था। ठीक बीच रात होने में अभी 5 मिनट बाकी थे। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा और एक पत्थर उठाकर लोहे के पास जाकर खड़ी हो गई और इंतज़ार करने लगी। काफ़ी समय तक हम अपनी सांसें रोक के इंतज़ार करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं उससे कहने ही वाला था कि चलो इन सब को छोड़ते हैं और जाकर किसी क्लब में ड्रिंक्स पीते हैं, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज़ आई। जिस तरफ से आवाज़ आई थी मैं उस तरफ अपनी फ्लैशलाइट करके देखने लगा, लेकिन मैंने नोटिस किया कि डॉली दूसरी तरफ देख रही थी। वो उस तरफ क्यों देख रही थी जबकि आवाज़ तो इस तरफ से आई थी? काफ़ी टाइम तक हम इसी पे चर्चा करते रहे कि आवाज़ आखिर किस तरफ से आई थी और आई विश कि यही उस रात की सबसे खौफनाक घटना होती, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी।
अचानक डॉली घने पेड़ों की तरफ जाने लगी। मैंने उससे कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन वो आगे ही बढ़ती गई। फिर मैंने देखा कि एक ही लम्हे में कोई दौड़ता हुआ आया और वो डॉली को उठाकर जंगल की तरफ चला गया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन मैं डॉली के लिए भी फिक्रमंद था, इसलिए मैं उसके पीछे चला गया। थोड़ी दूर जंगल में जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर एक खुली जगह थी। वहाँ बीच में आग जल रही थी और उसके आसपास काफ़ी सारे लोग खड़े थे और उन सभी ने बकरे की खोपड़ी के मास्क पहने हुए थे। वहीं पर मैंने देखा कि वहाँ डॉली भी बैठी हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल शांत नज़र आ रही थी, मानो वो किसी नशे में हो। मैं पेड़ों के बीच दुबक कर ये खौफनाक मंजर देखने लगा। फिर उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और उसने बकरे की एक खोपड़ी डॉली को पहना दी, जिसके बाद डॉली की आंखें चमकने लगी और फिर अगले ही लम्हे वो सीधे मेरी ओर देख रही थी और उसने मेरी ओर देखकर एक खौफनाक चीख निकाली, जिसे सुनकर वो सारे लोग मेरी तरफ ही देखने लगे। ये देखकर मैंने तुरंत ही वहाँ से दौड़ना शुरू किया। इतनी तेज़ रफ्तार में मैं शायद ही कभी अपनी ज़िंदगी में दौड़ा था और फिर मैं सीधे डॉली के कार के पास पहुँच गया। खुशकिस्मती से चाबियाँ कार के अंदर ही थी। मैंने जल्दी से उसे रिवर्स में डाला और तेज़ी से गाड़ी वहाँ से भगाता हुआ अपने घर की ओर चला गया। इस थोड़े से समय में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, मैं उस पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। मुझे नहीं पता कि वो कोई भूत थे या फिर उनका नाता किसी कल्ट से था, लेकिन वो सब कुछ बहुत ही खौफनाक और पैरालौकिक था। इस घटना के बाद डॉली कभी भी नहीं मिली। इस खौफनाक घटना का मेरी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर रहा है। मैं अब न सिर्फ पैरालौकिक ताकतों को मानता हूँ, बल्कि उनका आदर भी करता हूँ। ये सब चीज़ें कोई खेल मजाक की चीज़ नहीं है, और अगर आप भी इन सब चीज़ों को ट्राई करने की सोच रहे हो तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि संभल जाओ, अभी भी समय है। सालों पहले मैं और मेरा कज़िन काफ़ी मिला जुला करते थे। हम एक साथ ड्रिंक्स करते और वीडियो गेम्स खेलते। वो शहर की आखिरी छोर पर रहता था, ऐसी जगह जहाँ से आगे देहाती इलाका शुरू होता था। उसके घर के पीछे एक नदी भी बहती थी। ये कोई बड़ी नदी तो नहीं थी, लेकिन इसके आगे एक आइलैंड था और उसके बाद फिर नदी बहती थी। एक दिन उसने मुझे फ़ोन लगाया और उसने कहा कि मैं उसके यहाँ पर आ जाऊँ, और वो डरा हुआ है। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है, तो उसने बताया कि उसका कुत्ता थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। वो कुत्ता कभी भौंकता है तो कभी एक तरफ ही देखने लगता है। ये उस कुत्ते के लिए काफ़ी अजीब बात थी, क्योंकि आमतौर पर वो काफ़ी शांत रहा करता था। उसने मुझे बताया कि थोड़ी देर पहले वो बाहर था, लेकिन फिर ऐसा लगा जैसे कोई उस नदी में पत्थर मार रहा हो। पत्थर पानी में गिरकर पानी के फव्वारे बना रहे थे और आवाज़ें पैदा कर रहे थे, जिसकी वजह से कुत्ता डर गया था। मेरा घर उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए कुछ ही देर में मैं वहाँ पहुँच गया। फिर हम घर के पिछली साइड में जाकर सिगरेट फूंकने लगे। कुछ देर बाद अचानक कुत्ता कुछ सूंघने लगा। वो बिल्कुल पागल हुआ जा रहा था, मानो वो किसी की उपस्थिति को जानता हो, और वो उससे खुश नहीं था। कुत्ता बार बार उस छोटे से आइलैंड की तरफ देख रहा था। इस पर मैंने और मेरे कज़िन ने अपने फ़ोन्स की फ्लैशलाइट जलाई और आइलैंड की तरफ देखने लगे। हम दोनों ने ही उसे देखा था और हम दोनों ही बिल्कुल अचंभे में थे। दो लाल लाल आंखें हमारी ओर ही देख रही थी और उन्हें देखकर हम वहीं पर जम गए थे। उस आइलैंड की ऊंचाई इस बैकयार्ड के बराबर ही थी। हमने देखा कि वो आंखें ज़मीन से करीब 4 फीट ऊपर थी, लेकिन फिर उन आँखों में हरकत पैदा हुई और फिर वो ज़मीन से करीब 9 या 10 फीट ऊपर उठ गई। हम उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो जो कोई भी था काफ़ी बड़ा था। हमने सोचा कि शायद वो कोई भालू है। फिर वो आंखें वहाँ से गायब हो गई और वो दैत्य उस छोटे से आइलैंड पर चारों ओर घूमने लगा।
हम उसके कदमों की आहट यहाँ तक सुन सकते थे। मेरे कजिन का कुत्ता दोबारा से बिल्कुल पागल हुआ जा रहा था। वो उस आइलैंड की ओर देखकर भौंकने लगा था। फिर अचानक ही वहाँ पर पत्थर बरसने लगे। बड़े बड़े कटहल के साइज के पत्थर पानी से टकरा रहे थे। इसके बाद अगले 1 घंटे तक ये सब कुछ चलता रहा। वो दैत्य आसपास की चीज़ें उठाकर नदी में फेंकता रहा। फिर अचानक ही सब कुछ शांत हो गया। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये घर काफ़ी पुराना है और हमें पक्का यकीन है कि वो हॉन्टेड भी है। कई बार हमने रैंडमली यहाँ खिड़कियों और दरवाज़ों के बंद होने और खुलने की आवाज़ें सुनी है और कई बार ऐसा लगता था जैसे घर में कोई चल रहा हो, जबकि वहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं होता था। उस घर में हमने लोगों के बातें करने की आवाज़ें भी सुनी हैं। वो काफ़ी धीमी होती थी और कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हो। आज तक हमें पता नहीं चला है कि वो दैत्य कौन था। पहले तो हम यही सोचते थे कि वो कोई भालू था, लेकिन मैंने कभी भी किसी भालू के इस तरह पत्थर मारने के बारे में नहीं सुना है। और वो भालू की तरह आवाज़ें भी नहीं निकाल रहा था। वो बिल्कुल शांत था, बल्कि उस समय आसपास का पूरा जंगली इलाका शांत ही नज़र आ रहा था। जंगल के कीट पतंगों की आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। इस बात में कोई शक नहीं है कि वो रात हमारे जीवन की सबसे खौफनाक रात थी और जिसे हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, मैं स्वीडन का रहने वाला हूँ। यहाँ पर जाड़े का मौसम काफ़ी सख्त होता है और सूरज नाम को ही निकलता है। उन दिनों मैं और मेरे पिताजी वॉक पर जाया करते थे। 10 मिनटों के लिए हम शहर से दूर बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में होते थे। उस रास्ते पर लाइट्स वगैरह भी नहीं थे, इसलिए चारों ओर अंधेरा ही होता था। बावजूद इसके हम पगडंडी को देख सकते थे और हम इससे अच्छी तरह परिचित भी थे क्योंकि हमारा इससे कई बार गुजर हुआ था। हम झील के पास से गुजर रहे थे कि तभी हमने देखा कि एक बतखों का झुंड झील के पास आराम कर रहा था। फिर अचानक ही हमने देखा कि पेड़ों में से कोई जानवर निकलकर तेजी से पगडंडी से होता हुआ उस झील की ओर चला गया था। वो बस कुछ ही लम्हों में हमारी नज़रों से ओझल हो गया, लेकिन जितना कुछ मैंने देखा था उस हिसाब से वो कम से कम 1.5 मीटर ऊंचा था। और अजीब बात यह है कि उसके सामने के पैर पिछले पैरों से काफ़ी लंबे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई 2 पैरों पर चलने वाला क्रिएचर 4 पैरों पर दौड़ रहा था। वो दौड़ते हुए किसी तरह की आवाज़ नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल शांत था, बस उसके कदमों की आवाज़ ही आ रही थी। झील के पास बैठी बतखें बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो दौड़ने लगी थी और कुछ तो उड़ भी रही थी। ये काफ़ी अजीब था क्योंकि अगर वो कोई हिरण होती तो ये बतखें इस तरह से परेशान नहीं होती। उस क्रिएचर के वहाँ से जाने के बाद हमें बड़ी अजीब सी गंध आने लगी। ऐसा लगता था मानो जंग लगे लोहे पर खून पड़ गया हो। और क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ इसलिए मैं खून की गंध से अच्छी तरह परिचित हूँ। उस घटना को लेकर मैं काफ़ी फैसिनेटेड हूँ, लेकिन मेरे पिताजी जो कि एक हार्डकोर साइंस को मानने वाले हैं और अंधश्रद्धाओं में वो बिल्कुल यकीन नहीं रखते हैं। मेरे पिताजी जो कि एक फार्म पर बड़े हुए हैं और उन्होंने अक्सर समय जंगल और फार्म में बिताया है, लेकिन उनका भी यही मानना था कि उन्होंने इस तरह का जानवर कभी नहीं देखा था। यहाँ कोई बड़े शिकारी जानवर नहीं होते। खैर शिकारी तो छोड़िए, यहाँ पर ज़्यादा बड़े जानवर भी नहीं हैं। यहाँ सबसे बड़ा जानवर हिरण ही होती है, लेकिन कोई भी हिरण इंसान के इतने करीब नहीं आती और ना ही मैंने किसी हिरण को इतनी तेज़ी से दौड़ते हुए कभी देखा है। और जाहिर है कि हिरण के चारों पैर बराबर होते हैं, जबकि इस क्रिएचर के अगले 2 पैर पिछले पैरों से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। अगले दिन रोशनी में मैं और मेरे पिताजी दोबारा से वहाँ पर गए ताकि हम उसके पंजों के निशान देख सके और हम ये आशा कर रहे थे कि हमें खून के दाग भी वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन हमें हैरानी हुई जब वहाँ पर हमें किसी भी तरह का खून नहीं मिला, लेकिन हमें वहाँ पर उसके खुरों के निशान मिले। मेरे पिताजी एक शिकारी है और हमने इसको लेकर काफ़ी रिसर्च भी की है और आसपास के कई दूसरे शिकारियों से भी पूछा है, लेकिन वो खुरों के निशान किसी को भी समझ नहीं आए। जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ बस 3 तरह के बड़े जानवर होते हैं, हिरण,
जंगली सूअर और एल्क, और इनमें से ये किसी के भी निशान नहीं थे। वो जानवर बड़ा तो था लेकिन एल्क जितना बड़ा नहीं था। सूअर के खुरों के निशान काफ़ी अलग होते हैं, उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ये निशान हिरण के खुरों से काफ़ी मिलते थे, लेकिन ये किसी भी हिरण से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। खून की गंध आने के बावजूद भी वहाँ खून का ना मिलना और ऐसे खुरों का मिलना जो किसी भी जानवर से मेल नहीं खाते हो, ये सब मिलकर उस दानव के रहस्य को और ज़्यादा गहरा देते हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर उस रात हमने क्या देखा था। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं कनाडा के एक दुर्गम इलाके में मछलियाँ पकड़ने गया था। ये इलाका चारों ओर घने जंगलों से भरा है और इस झील तक सिर्फ पैदल ही पहुंचा जा सकता था। यहाँ सालों पहले हेलीकॉप्टर से कुछ बोट्स उतारी गई थी, जिसका इस्तेमाल यहाँ आने वाले सैलानी करते थे। ऐसी एक बोट मैंने और मेरे दोस्त ने भी ली और हमने मछलियाँ पकड़ते हुए झील के दूसरी ओर जाने की सोची। झील के बीच पहुंचकर मैंने नाव को रोक दिया और वहीं पर मछलियाँ पकड़ने लगा। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त इस काम से बोर हो गया था, इसलिए वो बोट में ही सुस्ताने लगा। कुछ देर बाद मैंने भी दूसरे छोर की ओर जाने की सोची और मैं नाव को चलाता हुआ दूसरी तरफ ले जाने लगा। तभी मैंने किनारे की ओर देखा तो वहाँ पर एक अजीब सा जानवर मुझे दिखाई दिया। वो जानवर बिल्कुल परग्रही नजर आ रहा था। उसके जिस्म पर कोई भी बाल नहीं थे और उसकी त्वचा बिल्कुल झुर्राई हुई सी लग रही थी। वो जानवर ज़्यादा बड़ा नहीं था, करीब एक सूअर जितना था, लेकिन उसकी आंखें चमकीली थी। वो शायद खुद को चाट कर साफ कर रहा था और कभी कभी वो अजीब सी आवाज़ निकालने लगता, लेकिन ये आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं थी। वो खुद को साफ करने में ही लगा था और उसने मुझे नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही हमारी बोट तट से टकराई तो वो अचानक ही चौंक गया और फिर वो एक नज़र मेरी तरफ देखकर दौड़ने लगा। कुछ दूर जाकर उसने दोबारा से मुड़कर मेरी तरफ देखा और फिर दोबारा से जंगल के अंदर दौड़ गया। उस एक लम्हे जब हम दोनों की नज़रें टकराई थी, मैं समझ गया था कि ये जानवर कोई मामूली सा जानवर नहीं है और ये किसी भी आम जानवर से काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद है। उस दिन के बाद भी मैं कई बार इस जगह पर आया हूँ, लेकिन मुझे दोबारा से वो जानवर कभी नहीं दिखा। ऐसे लगता है कि वो जानवर सूझबूझ वाला और इंसान से दूर रहने वाला है और शायद इसी में सबकी भलाई है। ये बात उस समय की है जब मैं एक फॉरेस्ट गाइड का काम करता था। मैं अमेरिका के एक नेशनल पार्क में था। एक फॉरेस्ट गाइड होने के नाते मेरा काम ये था कि मैं आने वाले सैलानियों को जंगल घुमाऊं। जंगल की खूबसूरत जगहें बताते हुए उनका ध्यान रखना भी मेरे ही जिम्मे था। हमारे ज़्यादातर कस्टमर्स हाई स्कूल के बच्चे और टीचर्स ही होते थे। मुझे एक ऐसी ही घटना याद आती है जहां मैं कुछ दिनों के लिए एक बॉयज़ स्काउट ग्रुप के साथ था। इस ग्रुप में 5 लड़के और 2 टीचर्स थे। वो लोग 3 दिनों के लिए जंगल में आए हुए थे। पहले ही दिन मैं उन्हें लेकर जंगल के एक झरने के पास गया जो आसपास में बहुत फेमस था और दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। लड़के नहाने की जिद करने लगे थे, लेकिन टीचर्स ने उन्हें झरने में नहाने से मना कर दिया। इस वाटरफॉल पर आए अभी हमें कुछ ही समय बीता था कि तभी एक लड़के ने कुछ आवाज़ सुनी और उसने हमें बताया। टीचर्स को पहले लगा कि वो बस फिरकी ले रहा है क्योंकि उसे नहाने से मना कर दिया गया था, लेकिन फिर हम सब ने उस खौफनाक आवाज़ को सुना। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी मानो कोई शेर कुत्ते की आवाज़ में दहाड़ रहा हो। वो आवाज़ बहुत ही गहरी थी, लेकिन फिर भी उसकी लय काफ़ी हल्की थी। इसे सुनकर सभी लड़के डर गए थे और यही हाल टीचर्स का भी था। मैं एक जंगल का गाइड था, लेकिन मुझे भी हथियार रखने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए अगर कोई जानवर हम पर हमला भी करता तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे हालात में दुम दबा के भागने में ही अक्लमंदी होती है। मैंने टीचर से कहा कि हमें यहाँ से दूर खुले में जाना चाहिए। यह आवाज़ झाड़ियों में से आ रही थी, लेकिन यहाँ चारों ओर ही घनी झाड़ियाँ थी और हमला कहीं से भी हो सकता था।
इसलिए मैं धीरे धीरे सभी लोगों को यहाँ से लेकर थोड़ी खुली जगह में गया। ये बिल्कुल किसी मैदान जैसी खुली जगह तो नहीं थी, लेकिन इस घने जंगल में ये भी एक नियामत ही थी। वो जानवर या दानव जो कुछ भी था, उसकी आवाज़ें आनी अभी बंद हो गई थी और बच्चों के चेहरे के डर भी गायब हो गए थे। इसलिए मैंने कहा कि यहीं कैंप डालते हैं। फिर क्या था, कुछ ही देरी में उन्होंने रेडीमेड कैंप ज़मीन पर बिछा दिए और मैंने भी पेड़ों के बीच अपना झूला डाल दिया। मुझे खुले आसमान तले सोने का शौक़ है, लेकिन मैं ज़मीनी ख़तरों को भी जानता हूँ, इसलिए मैं अपना हैमक ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर ही बांधता हूँ। दिन भर की ट्रैकिंग के बाद सभी को नींद आराम से आ गई थी और उस रात कोई घटना नहीं हुई। अगली सुबह मैं एक टीचर्स की चीख पुकार को सुनकर जाग पड़ा। मैंने देखा कि वो अपनी पैंट बांधते हुए कैंप की तरफ दौड़ रहा था। दरअसल हमने यहाँ कुछ दूरी पर एक पोर्टेबल टॉयलेट बनाया था और ये टीचर वहीं से आ रहा था। उसने हाँफते हुए कहा, वो बंदर, वो बहुत ही खौफनाक है। मैंने टॉयलेट की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस टीचर को होश संभालने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन उसके बाद उसने बताया कि उसे कोई बड़ा सा बंदर दिखाई दिया था जो करीब 11 फीट का था। पहली बात तो ये थी कि इस जंगल में बंदर ही नहीं थे, और अगर कोई बंदर होता भी तो इतना बड़ा होना नामुमकिन है। मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई में उसने कोई बंदर देखा था या शायद कोई भालू देखा था जिसे वो बंदर समझ बैठा था। लेकिन उस टीचर ने बताया कि वो जानवरों की स्टडी करता है और उसे एक भालू और बंदर में फ़र्क पता है। उसने ये भी बताया कि वो बंदर अपने पिछले 2 पैरों पर चल रहा था और उसने टॉयलेट के ऊपर से उसे झांक कर देखा था, क्योंकि ये टॉयलेट का ऊपरी भाग खुला हुआ था। यह सुनकर मैं बहुत हैरान था। मैंने कभी भी उसे देखा नहीं था, लेकिन मैंने कई पुराने गाइड से इस जंगल में बिगफुट के होने की बात सुनी थी। खैर, वो लोग उसी दिन वहाँ से चले गए। मैंने जब एक पुराने गाइड को इस घटना के बारे में बताया तो उसने कहा कि हाँ, वो सच में होते हैं और वो कोई आम जानवर नहीं होते। उनकी बुद्धि किसी भी जानवर से काफ़ी ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि वो इंसानों की तरह भी सोच सकते हैं। उस बूढ़े गाइड ने मुझे ये भी बताया कि वो बातें भी करते हैं, लेकिन वो ज़बान से नहीं बोलते, बल्कि वो सीधे दिमाग से टेलीपैथिकली बातचीत कर सकते हैं। उस बूढ़े गाइड ने मुझे जो भी बताया उससे मेरा यकीन और ज़्यादा बढ़ गया है। वो रहस्यमय दानव आज भी इन जंगलों में बसते हैं और कभी कभार वो हमसे टकरा भी जाते हैं, लेकिन हमें उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है और बुद्धिमान भी। मेरी सीधे तौर पर तो उनसे कभी भिड़ंत नहीं हुई है, लेकिन मैं उनके अस्तित्व को महसूस कर सकता हूँ और मुझे पता है कि वो पूरे जंगल पर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ या मेरा नरेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको मिलता हूँ किसी और खौफनाक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।